आज हम टॉपिक देखेंगे वेरिगनन्स थ्योरम। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर डेरिवेशन देखेंगे, फिर इस पे हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो वेरिगनन्स थ्योरम क्या होता है? ये होता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट और लाइन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट और लाइन। इट इज वेरिगनन्स थ्योरम। वेरिगनन्स थ्योरम को हम लॉ ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये एक एनालिटिकल मेथड होता है जिससे कि हम रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ग्राफिकल मेथड से रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें फनिकुलर पॉलीगॉन बनाना पड़ता है। तो देखिए किस तरीके से। देखिए आपको एक फोर्स दिया हुआ है, दैट इज फोर्स P। आपको एक फोर्स दिया हुआ है, दैट इज फोर्स Q। अगर सपोज हमको इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। इस पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल होगा वो इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने इस पैरेललोग्राम के इस साइड को नाम दे दिया इट इज AB और इस साइड को नाम दे दिया इट इज CD। हमें तो रिजल्टेंट की पोजीशन निकालना सीखना है, तो उसके लिए हम वेरिगनन्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वेरिगनन्स थ्योरम हमको समझना है तो हमें मोमेंट की तीसरी डेफिनेशन इस समय पता होनी चाहिए। मैंने आपको मोमेंट की 3 डेफिनेशन बताई थी। पहला बताया था कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकंड बताया था द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स इज मोमेंट। और तीसरी डेफिनेशन थी मोमेंट क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको वेरिगनन्स थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मोमेंट की आपको मैं तीसरी डेफिनेशन समझाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर मेथड, जिस मेथड से हम वेरिगनन्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं, जब तक मोमेंट की तीसरी डेफिनेशन हम नहीं समझेंगे तो हमारा डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम तीसरी डेफिनेशन समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है, इस फोर्स को हमने बोला इट इज फोर्स P। इस फोर्स P को मैंने AB लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इस फोर्स P का मुझे मोमेंट लेना है इस पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट O। तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, मुझे ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दिया है OC। तो अगर आपको P का मोमेंट O पे लेना है तो आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट द पॉइंट O इज इक्वल टू P इंटू OC। P आपका फोर्स है और OC आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे आप P को क्या लिख सकते हैं, आप P को AB लिख सकते हैं, दैट इज AB इंटू OC। तो अगर आपको P का मोमेंट O पे लेना है तो आपने लिख दिया AB इंटू OC। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया है, ट्रायंगल AOB लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हाफ, बेस कितना है AB है और हाइट कितना है OC है। तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू AB इंटू OC। तो देखिए AB इंटू OC क्या था, इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट द पॉइंट O था। तो मतलब AB इंटू OC को मैं P इंटू OC लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू P इंटू OC। मतलब आपने निकाल लिया मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट द पॉइंट O किसके बराबर होगा, इट विल बी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो अगर आपको इस P का मोमेंट O पॉइंट पे लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आपको करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट लगा के हम देखिए वेरिगनन्स थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं, हम रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सपोज हमको इस रिजल्टेंट की पोजीशन इस पॉइंट से फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया O। हम क्या करते हैं, इस O पॉइंट को जनरली इस लाइन के सीध में ले लेते हैं। ये जो CD लाइन के सीध में ले लेते हैं, O पॉइंट को क्यों ले लेते हैं, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर डेरिवेशन, ताकि हमको डेरिवेशन में कोई दिक्कत न जाए। बाकी आप इस O पॉइंट को कहीं पे भी ले सकते हैं। तो आपने इस O पॉइंट को C से मिलाया, आपने इस O पॉइंट को B से मिलाया, आपने इस O पॉइंट को A से मिलाया। अब हमें P का मोमेंट O पे लेना है। तो देखिए हम लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट द पॉइंट O।
विल बी इक्वल टू, तो यहां पे ट्रेंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला ट्रेंगल बन रहा है, ए ओ बी वाला ट्रेंगल बन रहा है। तो पी का मोमेंट अगर आपको ओ पे लेना है तो आप लिखेंगे इट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी। इसी तरीके से अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स क्यू अबाउट द पॉइंट ओ लेना है, इसको हटाता हूं मैं, अगर आपको ये क्यू का मोमेंट ओ पॉइंट पे लेना है तो आप ये वाला ट्रेंगल देखेंगे। कौन सा ट्रेंगल देखेंगे, ट्रेंगल ए ओ सी आप देखेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ सी, तो क्यू का मोमेंट ओ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आर का मोमेंट आपको ओ पे लेना है तो देखिए इसको हटाता हूं, आर कौन सा ट्रेंगल बना रहा है ओ पॉइंट से, ये वाला ट्रेंगल। तो आर का मोमेंट अगर ओ पॉइंट पे लेना है तो आप क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ डी आप लिखेंगे। तो देखिए यहां पे मैंने लिख दिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ डी। अगर आप इस ट्रेंगल ए ओ डी को देखें, ये बड़ा वाला ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए ओ डी, तो इसके अंदर देखिए दो छोटे छोटे ट्रेंगल आ रहे हैं। इस बड़े ट्रेंगल में देखिए दो छोटे छोटे ट्रेंगल कौन से आ रहे हैं, एक ये वाला ट्रेंगल आ रहा है और एक ये वाला ट्रेंगल आ रहा है। मतलब आप ट्रेंगल ए ओ डी को क्या लिख सकते हैं, ट्रेंगल ए ओ सी लिख सकते हैं प्लस ट्रेंगल ए सी डी लिख सकते हैं। तो यही लिखा, ट्रेंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ट्रेंगल ए ओ सी प्लस ट्रेंगल ए सी डी लिखा। अब देखिए ट्रेंगल ए सी डी को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो नीला वाला ट्रेंगल का जो एरिया आएगा वो देखिए किसके बराबर आएगा। तो देखिए मैंने ट्रेंगल ए सी डी को लिखता हूं, ट्रेंगल ए सी डी को मैंने ए बी डी के जितना लिखा, तो इसको थोड़ा हटाते हैं। तो ये जो ए सी डी का जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया इस वाले ट्रेंगल के एरिया के जितना होगा, ए बी डी के एरिया के जितना होगा। तो मैंने लिखा ट्रेंगल ए सी डी को किसके बराबर लिखा, ट्रेंगल ए बी डी के जितना लिखा। तो अपना क्या इक्वेशन बन गई, ट्रेंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ट्रेंगल ए ओ सी प्लस ट्रेंगल ए बी डी। अब देखिए हम ट्रेंगल ए बी डी को क्या लिख सकते हैं, तो मैंने ये तो लाइन वैसी लिख दी, प्लस ट्रेंगल ए बी डी को मैंने क्या लिखा, ट्रेंगल ए ओ बी के जितना। देखिए ऐसा क्यों लिखा, मैं इस वाले को हटाता हूं, ये जो ट्रेंगल ए बी डी है और ये जो मैं दूसरा ट्रेंगल बना रहा हूं ये वाला, इन दोनों ट्रेंगल का एरिया आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। एरिया इनका सेम क्यों रहेगा, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल का बेस सेम है और ये दोनों ट्रेंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है। अगर दो ट्रेंगल का बेस सेम होता है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनता है तो इन दोनों ट्रेंगल का एरिया सेम आता है। इसलिए मैंने ट्रेंगल ए बी डी की जगह ट्रेंगल ए ओ बी यहां पे लिख दिया। अब अगर मैं दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ सी प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी। तो देखिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ डी क्या है, देखिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ डी क्या है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स आर अबाउट द पॉइंट ओ, ये रिजल्टेंट का मोमेंट ओ पॉइंट पे है। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ डी क्या है, ये रिजल्टेंट का मोमेंट ओ पॉइंट पर है। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ सी क्या है, ये क्यू का मोमेंट ओ पॉइंट पर है। और 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी क्या है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स पी का मोमेंट किस पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर। तो देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का मोमेंट ओ पॉइंट पर किसके बराबर होगा, क्यू फोर्स का मोमेंट ओ पॉइंट पर और पी फोर्स का मोमेंट ओ पॉइंट पर। तो वर्गनेस थ्योरम क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट और लाइन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट और लाइन। तो वर्गनेस थ्योरम से हम रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लॉ ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं। हमने देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखा था, जिसमें हमने वर्गनेस थ्योरम का यूज किया था। तो देखिए ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे टोटल वेट लग रहा था, यहां पे मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्री मास लिया था। तो देखिए रिजल्टेंट का मोमेंट इस वाई एक्सिस के अबाउट क्या आया था, इन सारे एलिमेंट्री मास का मोमेंट वाई एक्सिस के बराबर आया था। तो यहां पे मैंने लिखा था mg x बार इज इक्वल टू m1g x1 प्लस m2g x2 प्लस m3g x3 प्लस इस तरीके से। तो आपने देखिए ये x बार निकाल लिया था और y बार निकाल लिया था। तो क्या लगा के निकाला था आपने, वर्गनेस थ्योरम लगा के आपने रिजल्टेंट की पोजीशन निकाली थी। अब जो रिजल्टेंट की पोजीशन आएगी वही इस CG की भी दूरी यहां से आएगी।
तो ये देखिए आपने एप्लीकेशन देखा था। वेर्गनेंस थ्योरम का एप्लीकेशन जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें भी आता है। तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये देखिए आपका डैम है, इस डैम में यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है और यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है, और ये आपका हिंज सपोर्ट है, मतलब ये जो गेट लगा हुआ है डैम में वो इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो पानी है इस डैम के इस गेट पे एक क्या करेगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे भी जो पानी है वो भी यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा। तो एक इधर प्रेशर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट लगेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपन निकाल लेंगे F1 माइनस F2 करके। अब वो रिजल्टेंट फोर्स कहां पे लगेगा उसको निकालने के लिए हमको वेरिग्नन्स थ्योरम लगाना पड़ता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये F1 की वैल्यू आई 71,691 और ये F2 की वैल्यू आई 14,126 न्यूटन। तो देखिए इस साइड इतना फोर्स लग रहा है और पानी इधर से इतना फोर्स लगा रहा है, अपन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इतना आएगा। अब ये रिजल्टेंट की दूरी इस हिंज सपोर्ट से कितनी आएगी ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम वेरिग्नन्स थ्योरम लगाएंगे। क्या कंसेप्ट लगाएंगे, इस रिजल्टेंट का मोमेंट इस पॉइंट पर किसके बराबर, इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पर प्लस इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट पर। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस गेट पे जो रिजल्टेंट फोर्स ये दोनों पानी लगा रहे हैं वो कहां पे लगा रहे हैं। तो अब हम और भी प्रॉब्लम देखेंगे वेरिग्नन्स थ्योरम के।